हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल लेके आया हूँ आज एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पेंक के अपरदन चक्र की। इससे पहले वीडियो में हमने डेविस का अपरदन चक्र पढ़ा और अब इस वीडियो में हम पेंक का अपरदन चक्र पढ़ेंगे। वाल्थर पेंक जो कि जर्मन विद्वान थे और इन वाल्थर पेंक ने डेविस के अपरदन चक्र के जवाब में अपना एक नया जवाब प्रस्तुत किया, एक नया अपरदन चक्र प्रस्तुत किया। और इन्होंने डेविस के अपरदन चक्र को सिरे से नकारते हुए अलग तरीके का अपना एक अपरदन चक्र प्रस्तुत किया। तो इस पेंक के अपरदन चक्र के बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि पेंक महोदय ने किस प्रकार से अपना अपरदन चक्र दिया। तो सबसे पहले हम पेंक के अपरदन चक्र का सामान्य परिचय। तो जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्थर पेंक ने अपरदन चक्र को भूदृश्यों के विकास की अवस्था, उनके उत्थान तथा निम्नीकरण की दर के पारस्परिक संबंधों का योग बताया। अर्थात वाल्थर पेंक का यह मानना था कि किसी भी क्षेत्र में भूदृश्यों का विकास वहाँ उनके उत्थान और निम्नीकरण की दर पर निर्भर करता है कि उत्थान किस दर से हो रहा है और उनका अपरदन किस दर से हो रहा है। इन दोनों दरों के बीच का जो अनुपात है उस पर निर्भर करेगा कि वहाँ किस अवस्था के और किस प्रकार के भूदृश्यों का विकास होता है। तो कुल मिला के जहाँ डेविस ने किसी भी क्षेत्र के भूदृश्यों को संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम बताया था, वहीं पेंक महोदय ने भूदृश्यों को उत्थान और अपरदन की दर का प्रतिफल बताया। पेंक महोदय के अनुसार कोई भी भूदृश्य उसके उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के अनुपात पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इन जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्थर पेंक ने अपरदन चक्र के बारे में अपनी परिभाषा दी, अपरदन चक्र को परिभाषित किया। अब हम बात करते हैं पेंक के द्वारा बताई गई अपरदन चक्र की अवस्थाओं की। और यहाँ डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो कि पेंक के द्वारा प्रतिपादित अपरदन चक्र का वक्र रेखीय प्रदर्शन है, रेखा चित्र है। और इन्होंने भी रेखा चित्र के माध्यम से दो वक्रों के माध्यम से अपने अपरदन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को परिभाषित किया है। तो यहाँ सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं जो खड़ा हुआ अक्ष है वो ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है और जो लेटा हुआ अक्ष है, एक्स अक्ष, वो समय की अवधि या समय को प्रदर्शित करता है। और इसमें दो वक्र बनाए गए हैं और दो वक्रों में ऊपरी जो वक्र है वो यूसी कह सकते हैं, अपर कर्व या ऊपरी वक्र, जो कि पर्वतीय शिखरों को प्रदर्शित करता है। और निचला वक्र एलसी वो घाटियों के तलों को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से दोनों वक्र और दोनों वक्रों के मध्य जो गैप है वो सापेक्षिक उच्चावच को प्रदर्शित करता है। अर्थात दोनों वक्रों के बीच का जो गैप है वो घाटी की तली और पर्वत के जो शिखर है उन दोनों के मध्य की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, जिसे हम सापेक्षिक उच्चावच के नाम से भी जानते हैं। जबकि ऊपरी वक्र निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है या निरपेक्ष उच्चावच को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ डेविस ने ये माना कि उत्थान बहुत ही लघु अवधि का होता है और उत्थान खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद अपरदन प्रारंभ होता है, वहीं पेंक महोदय का मानना ये था कि उत्थान और अपरदन दोनों ही साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और अपरदन उत्थान के समाप्त होने का इंतजार नहीं करता है। अर्थात उत्थान भी होता रहता है और उत्थान शुरू होते ही उस पर अपरदन के प्रक्रम कार्य करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से उत्थान और अपरदन दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। तो यहाँ पेंक महोदय के द्वारा जो प्रमुख अवस्थाएं बताई वो प्रमुख तीन अवस्थाएं बताई और तीन अवस्थाओं में जो मध्य की अवस्था बताई उसको इन्होंने तीन स्टेजों में परिभाषित किया, या मध्य की अवस्था के इन्होंने तीन अवस्था या तीन स्टेज इन्होंने परिभाषित की। यहाँ सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जो पेंक के द्वारा बताई गई प्रथम अवस्था है आफस्तिजिंडे एंटीवक्लुम, जो इस पर लिखा हुआ है आफस्तिजिंडे एंटीवक्लुम, पहली अवस्था, जो कि का जो लंबवत रेखा है वहाँ तक प्रथम अवस्था है। उसके बाद में का से लेकर खा, खा से लेकर गा और गा से लेकर घा, ये तीन जो स्थितियां हैं ये मध्यवर्ती अवस्था, जिसको ग्लीक फार्मिंग एंटीवक्लुम के नाम से जाना जा रहा है, वो है। और घा के बाद वाली जो स्थिति है वो तीसरी अवस्था इन्होंने परिभाषित की, जिसको आवस्थिजिंडे एंटीवक्लुम के नाम से इन्होंने परिभाषित किया।
तो यहाँ इस डायग्राम में पहली अवस्था की हम बात करें तो पहली अवस्था में आप देख सकते हैं कि एलसी और यूसी दोनों के बीच का जो अंतर है वो तेजी से बढ़ रहा है और यूसी बहुत तेजी से एकदम खड़े आकार में ऊंचाई की ओर जा रहा है। अर्थात इन वक्रों से हम ये कह सकते हैं कि प्रथम अवस्था में उत्थान बहुत तेजी से होता है, जबकि अपवर्तन धीमी गति से होने की वजह से निरपेक्ष उच्चावच काफ़ी तेजी से बढ़ता है। वहीं सापेक्ष उच्चावच में भी लगातार वृद्धि होती है, क्योंकि इस प्रथम अवस्था में नदियों के द्वारा गहराई का अपवर्तन होता है, जबकि पार्श्विक अपवर्तन बहुत कम होता है और लंबवत अपवर्तन अधिक होने तथा पार्श्विक अपवर्तन बहुत कम होने की वजह से सापेक्ष उच्चावच में भी वृद्धि होती है। तो यही चीज़ आगे हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पहली जो अवस्था है आफस्ती जिंडे इंटीवक्लोंग, जिसको पेंक ने आफस्ती जिंडे इंटीवक्लोंग नाम दिया, और ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। और आफस्ती जिंडे इंटीवक्लोंग का अर्थ होता है बढ़ती दर से विकास। अर्थात इस अवस्था में तेजी से विकास होता है, बढ़ती दर से विकास होता है। सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही उच्चावच क्रमशः बढ़ते हैं और इस अवस्था में उत्थान और अपवर्तन साथ साथ होता है, किंतु अपवर्तन की अपेक्षा उत्थान ज़्यादा तेजी से होता है। फलस्वरूप निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है और पार्श्विक अपवर्तन कम होने और लंबवत अपवर्तन अधिक होने की वजह से सापेक्ष उच्चावच में भी वृद्धि होती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि वाल्थर पेंक के द्वारा बताई गई पहली अवस्था, जिसको इन्होंने आफस्ती जिंडे इंटीवक्लोंग नाम दिया, तो उसमें बढ़ती दर से विकास होता है, अर्थात दोनों ही प्रकार के उच्चावच क्रमशः बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था की बात करें ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लोंग, तो ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लोंग जिसको समान दर से विकास के रूप में परिभाषित किया, या जिसका अर्थ होता है समान दर से विकास। अर्थात इस अवस्था में जो विकास है वो समान दर से होता है। और समान दर से विकास अर्थात इसमें एक उच्चावच जो है, सापेक्ष उच्चावच की बात करें तो वो समान रहता है। और इस ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लोंग को भी इन्होंने 3 हिस्सों में विभाजित किया, 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। और इस ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लोंग की प्रथम अवस्था का से लेकर खा तक प्रथम अवस्था है, खा से लेकर गा तक द्वितीय अवस्था डायग्राम में आप देख रहे हैं, और गा से लेकर घा तक ये तृतीय अवस्था है। और इन तीनों ही अवस्थाओं को मिला करके इन्होंने ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लोंग ये सेकंड अवस्था इन्होंने परिभाषित की। तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों ही अवस्थाओं में जो एलसी और यूसी का जो गैप है वो लगभग बराबर है। अर्थात तीनों ही अवस्थाओं में सापेक्ष उच्चावच लगभग बराबर है। और सापेक्ष उच्चावच बराबर है, इसकी वजह यह है कि इस मध्यवर्ती अवस्था में नदियों का निम्नवर्ती अपवर्तन और पार्श्विक अपवर्तन दोनों लगभग समान दर से होते हैं, और दोनों ही समान दर से होने के कारण जो सापेक्ष उच्चावच है वो लगभग समान रहता है, बराबर रहता है। लेकिन यहाँ इस ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लोंग की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें देख सकते हैं दोनों वक्र क्रमशः ऊंचे हो रहे हैं। अर्थात इस प्रथम अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच थोड़ा बढ़ रहा है, जबकि मध्यवर्ती अवस्था में बिल्कुल वक्र बिल्कुल क्षैतिज आ गए हैं और दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस मध्यवर्ती स्थिति में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही उच्चावच एक समान हो जाते हैं, दोनों ही उच्चावच बराबर होते हैं। और तृतीय इसकी जो स्थिति है, तृतीय स्टेज, उस तृतीय स्टेज में आप देख सकते हैं दोनों ही वक्र के बीच का गैप बराबर है, लेकिन वो दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। अर्थात इसमें निरपेक्ष उच्चावच काफ़ी तेज़ी से घटता है और सापेक्ष उच्चावच बराबर रहता है। तो इस प्रकार से ये समान विकास की अवस्था है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लोंग जिसको समान दर से विकास के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें 3 अवस्थाएं बताई। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में अपवर्तन की तुलना में उत्थान ज़्यादा होता है, फलस्वरूप निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है, लेकिन नदी का पार्श्विक और निम्नवर्ती अपवर्तन दोनों समान होने की वजह से सापेक्ष उच्चावच एक समान रहता है। द्वितीय अवस्था की बात करें तो द्वितीय अवस्था में इससे पहले हमने वक्र देखे, दोनों ही वक्र समानांतर और क्षैतिज थे। इसका मतलब इस अवस्था में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही प्रकार के उच्चावच समान रहते हैं। और तृतीय अवस्था में हमने देखा कि वक्र तेजी से नीचे की ओर आ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटता है, और इस वजह से क्योंकि उत्थान, इस अवस्था में उत्थान की दर बहुत कम हो जाती है और फलस्वरूप पार्श्विक अपवर्तन अधिक होने से निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटता चला जाता है।
जबकि पार्श्विक और निम्नवर्ती अपवर्तन एक समान होने की वजह से सापेक्ष उच्चावच इस अवस्था में भी समान रहता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ग्लीक फार्मिंग एंटीबक्लों की जो तीनों स्टेज थी, जो तीनों अवस्थाएं थी, उन तीनों ही अवस्थाओं में सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, समान रहता है, जबकि निरपेक्ष उच्चावच में अंतर देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की, जो कि इन्होंने आवर्ती जिंडे एंटीबक्लों के नाम से परिभाषित की, जिसको घटती दर से विकास के नाम से भी जाना जाता है, या जो घटती दर के विकास को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस तीसरी आवर्ती जिंडे एंटीबक्लों की अवस्था में दोनों ही प्रकार के उच्चावच क्रमशः घटते जाते हैं और इस अवस्था में उत्थान लगभग समाप्त हो जाता है और अपवर्तन निरंतर जारी रहता है। फलस्वरूप निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है और निरपेक्ष उच्चावच लगातार घटने से जो ऊंचे क्षेत्र है वो क्रम से नीचे होते चले जाते हैं और धीरे धीरे एक संप्राय मैदान में तब्दील हो जाते हैं। घाटियाँ अत्यधिक चौड़ी होती चली जाती हैं। जबकि यदि हम सापेक्ष उच्चावच की बात करें तो सापेक्ष उच्चावच भी तेजी से घटता है, क्योंकि इस अवस्था में नदियों का निम्नवर्ती अपवर्तन बहुत कम हो जाता है, जबकि पार्श्विक अपवर्तन अधिक रहता है। फलस्वरूप नदियों की घाटियाँ चौड़ी होने लगती हैं और घाटियों की गहराई कम होती चली जाती है। इस प्रकार से सापेक्ष उच्चावच तेजी से घटता चला जाता है। तो इस आवर्ती जिंडे एंटीबक्लों की अवस्था में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही प्रकार के उच्चावच निरंतर घटते चले जाते हैं और ऊंचे उठे हुए जो भूभाग थे वो क्रमशः घिस करके नीचे उठते चले जाते हैं और घाटियाँ अत्यधिक चौड़ी हो जाती हैं और एक चौरस समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो डेविस के द्वारा बताए गए पेनी प्लेन के समान ही होते हैं। अर्थात एक संप्राय मैदान के रूप में ही अंत में ये घाटियाँ तब्दील हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पेंक महोदय ने ये अपना अपवर्तन चक्र दिया और पेंक महोदय ने अपने अपवर्तन चक्र को इस प्रकार से कुल 5 प्रकार की स्टेज में, कुल 5 प्रकार की अवस्थाओं में विभाजित किया, जिसको मुख्य रूप से 3 मुख्य अवस्था और जो द्वितीय अवस्था थी उसको 3 स्टेजों के आधार पर कुल 5 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया। तो ये पेंक का अपवर्तन चक्र था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।